आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा इंतखाबात से कबल अपोजिशन पार्टियां मोदी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। बेंगलुरु में कुमारस्वामी की हलफबरदारी तकरीब से शुरू हुई अपोजिशन की जुगलबंदी अब भी जारी है। कभी कोलकाता में ममता के स्टेज पर अपोजिशन पार्टियां जमा होती हैं तो कभी सीबीआई के नाम पर मोदी सरकार को घेरती हैं। अखिलेश यादव के इलाहाबाद सफर को रोकने पर एक साथ ये अपोजिशन पार्टियां सरकार पर हमलावर हुई और आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जंतर मंतर पर रैली में अपोजिशन पार्टियों ने मरकजी सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी की तानाशाही हटाओ जमहूरियत बचाओ रैली में अपोजिशन जमातों ने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सेंटर से मोदी को हटाने के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई अपोजिशन मुत्तहिद है, और सवाल यह भी है कि मोदी और शाह की जोड़ी के तिलिस्म को तोड़ने के लिए क्या यह इत्तेहाद काफी है। इसी पर हम बात करेंगे आज, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में ममता बनर्जी की मेगा रैली के बाद आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की तानाशाही हटाओ जमहूरियत बचाओ रैली में अपोजिशन जमातों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। अरविंद केजरीवाल की क़यादत में मुनक्किद हुई रैली में बड़ी तादाद में कारकुनान और अपोजिशन पार्टियों के लीडर शामिल हुए। अपोजिशन ने मरकज की मोदी सरकार पर निशाना साधा। हम जब भी कोई प्रोग्राम भी करते हैं डेमोक्रेसी में गांधी जी को हम याद करते हैं। आज हम इसी के लिए इधर में आए हुए हैं कि आज लास्ट डे ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा का, जो लोकतंत्र का। तो हम लोग चाहते हैं बापूजी का पास हम लोगों ने प्रेयर किया, जैसे बोलता है रघुपति राघव राजा राम पति तो पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। तो इसी के लिए गांधी जी का पास हम लोगों ने प्रे किया कि बीजेपी को हटाइए, मोदी बाबू को हटाइए, देश को रक्षा कीजिए, देश को एकता को रक्षा कीजिए, देश को सबको रक्षा कीजिए, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारा देश का एकता हो, परंपरा है, ऑफिसर्स हो, सबको लिए। आम आदमी पार्टी के रैली में 1 दर्जन से ज्यादा अपोजिशन पार्टियों के सरबराह और लीडरों ने शिरकत की। तमाम लीडरों ने मरकजी सरकार पर निशाना साधा। अपोजिशन ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए कहा कि मुल्क को बीजेपी और मोदी शाह जोड़ी से निजात दिलाना है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये इत्तेहाद आम इंतखाबात में एनडीए को शिकस्त दे पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो बराबर की बाजी दोनों तरफ से चली जा रही है और अब लोकसभा इंतखाबात में वक्त कम रह गया है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी ताकत दिखा रही हैं। एनडीए, यूपीए या अजीम इत्तेहाद, सभी अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं और आज आम आदमी पार्टी के बैनर तले अपोजिशन ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। खास बात यह रही कि ममता बनर्जी मरकज पर उन्होंने एक तरह से निशाना साधा और आज कई अहम बातों पर ममता बनर्जी ने इत्तेफाक किया और कई अहम बातें कही। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ प्रिया शर्मा हैं, लीडर हैं बीजेपी की। इनके अलावा डॉक्टर नदीम अहमद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जियानिगार हैं। खालिद इबादुल्ला हैं, सपोर्टर हैं टीएमसी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और इसके अलावा कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जो पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत वेलकम और इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले खालिद इबादुल्ला, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी का स्टेज था, लेकिन वहां पर ममता बनर्जी की पर सबकी निगाहें थी और ममता बनर्जी आज सेंटर पर मोदी और शाह की जोड़ी पर खूब बरसी। देखिए, ये तो शुरुआत ममता बनर्जी ने बंगाल और कलकत्ता से कर दी है। यूनाइटेड इंडिया का जो शो था वो शुरुआत कलकत्ता शहर में एक समझिए लाखों लाख की तादाद में जो रैली हुई थी वही शुरुआत है। उसके बाद आज केजरीवाल जी उनके नेतृत्व में यूनाइटेड इंडिया का ये दूसरा शो था। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ममता बनर्जी का कद बढ़ रहा है और बढ़ चुका है, मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी इस देश को संभालने में और सारे लोगों को साथ में लेकर चलने की काबिलियत रखती हैं और उनके अंदर ये काबिलियत भी है
और ये सोच भी है कि मोदी के विरुद्ध खालिद इबादुल्ला शायद आज आपने आम आदमी पार्टी की इस रैली को शुरू से नहीं देखा। ममता बनर्जी एंट्री करती है और लेफ्ट के जो लीडर इस रैली में थे वो स्टेज छोड़ देते हैं ममता बनर्जी के आते ही। कहां पे यूनिटी है आपकी? आप गलत, आपने गलत देखा है, या तो फिर मैं ये कहूंगा कि आप देखा नहीं है या गलत देखा है कि जब ममता बनर्जी भाषण दे रही थी तो उस टाइम में, उस वक्त में सीताराम येचुरी और राजा दोनों इस स्टेज पे आए और बैठे, उनको केजरीवाल जी ने बैठाया। तो कहीं ना कहीं गलतियां आपसे हो रही है, मैं समझता हूं इसको सुधार लें। तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी जिस तरह से सारे लोगों को लेकर क़यादत करने की कोशिश कर रही हैं और उसमें कामयाबी देखने को मिला। एक पता है, कलकत्ता शहर में जब हुआ था तो 23 पार्टियों को लेकर एक जलसा हुआ, बहुत लाखों की तादाद में लोग उसमें उमड़ हुए और पूरे भारत। लेकिन कोलकाता में जो रैली हुई थी खालिद इबादुल्ला, कोलकाता में जो रैली हुई थी वहां पर भी लेफ्ट के लीडर नहीं थे। क्या लेफ्ट को साथ लेकर टीएमसी आएगी जिस यूनिटी की बात ममता बनर्जी कर रही हैं? बंगाल में सबसे ज्यादा अगर वोट परसेंटेज है, वोट की अगर परसेंटेज देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस का है बंगाल में, और बंगाल में अकेला ही तृणमूल कांग्रेस 42 का 42 सीट लड़के जीतेगी, जनता उसके साथ है। तो ममता बनर्जी का यही कहना है कि जहां जहां पे जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उसको अकेला लड़ा जाए, उसको फ्री हैंड छोड़ के लड़ाया जाए, ताकि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध और बीजेपी के अगेंस्ट में हम लोग लड़ सकते हैं। वरना अगर प्रिया शर्मा जो पार्टी मजबूत है, मैं एक मिनट, जो पार्टी मजबूत है उसको अगर आप उसके वोट को अगर काटना चाहेंगे तो वोट कटवा के नाम से जानेंगे, लेकिन आप सीट वहां नहीं पाएंगे। इसलिए बंगाल में ममता बनर्जी का हमारी पार्टी 42 बिल्कुल खालिद इस पर भी हम बात करेंगे, कि ये कह देना कि जो जहां पर मजबूत है वो मुकाबला करे और कमजोर जो है वो पीछे हट जाए, मेरे ख्याल से कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। इस पर भी हम आएंगे, खालिद इस पर भी बात करेंगे। प्रिया शर्मा आपके पास आना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी का आज अपोजिशन का मेगा शो आपने देखा और सबसे ज्यादा यहां पर सरकार पर, मोदी और अमित शाह पर ममता बनर्जी बरसी। ममता ने कहा कि डेमोक्रेसी अब मोदी क्रेसी बन गया है। ममता बनर्जी डेमोक्रेसी की बात करती है, ये मुझे बहुत ही फनी लग रहा है, सच में बता रही हूँ। ये जितने दल आए हैं एक साथ, ये चिथड़ों को एक साथ मिला करके एक ऐसा आउटफिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो सोच रहे हैं कि अपनी उनकी जो इज्जत है जो अब कम होती जाएगी उनको, क्योंकि 2019 में नजर आ रहा है कि उनकी हार होनी तय है। तो उस इज्जत को कैसे, अपनी जो इज्जत जो साख है उसको कैसे बचाएं, तो वो चिथड़ों को मिला करके एक आउटफिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये जितनी सारी पार्टियां हैं, क्या इन्होंने पास्ट में एक दूसरे को गालियां नहीं दी हैं? और सिर्फ गालियां ही नहीं, आइडियोलॉजी के बेसिस पर भी दी है। हाँ, एक आइडियोलॉजी है जो सबको साथ लाती है, वो है करप्शन की। नहीं, मैं खालिद साहब आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, थोड़ा सुन लीजिए आप, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। बीच में एक बार बोल देना नहीं, अच्छा मुझे लगा तो 40 चित्रों को लेकर आप इकट्ठा हो रहे हैं, 40 चित्रों को लेकर एनडीए सरकार बनाई है, तो ये भी चित्रा था। आपको नजर में पार्टी, छोटी पार्टी चित्रा हो गया जी। प्रिया छोटी पार्टियों को आप चित्रा बनाइएगा। वो एक साथ आकर एक मंसूबे के साथ, एक मंसूबे के साथ जो देश का नाश करने वाली हो, अगर ऐसे सब मिल जाते हैं, आप उनके बयानों को देख लीजिए। डेमोक्रेसी की बात ममता बनर्जी करती हैं, जा करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 18 साल के युवाओं को मार करके लटका दिया जाता है, वो तो डेमोक्रेसी बचा रही है। शरद पवार आते हैं, प्रिया लेकिन जो सवाल इबादुल्ला खालिद जो सवाल उठा रहे हैं, प्रिया शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं और उनके खिलाफ हमेशा से प्रिया शर्मा जो सवाल खालिद इबादुल्ला उठा रहे हैं कि आपने कहा कि छोटे टुकड़ों को जोड़ा जा रहा है। एनडीए भी तो छोटी पार्टियों से मिलकर ही बना है। आपके यहां भी बहुत सी पार्टियां हैं, तभी वो उनके नजर में वो चिथड़े हैं, उनके नजर में वो चिथड़े हैं। छोटी पार्टियां ये जो है ना, जो एक साथ मंच पर आज खड़ी थी, ये वो चिथड़े लेकर के बनाने की कोशिश कर रहे हैं आउटफिट में। आप बनाए तो अच्छा है, हम बनाए तो खराब है। पार्टियों का अपना एक क्षेत्र होता है जहां पर अरे आपके नहीं,
मैं तो ये कहते ही नहीं कह रही हूँ कि आप बनाए तो खराब है, वो तो आप ही खुद खराब कह देते हैं। थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश कीजिए। आप तो कह रही हैं, आप कह रही हैं, ये वही केजरीवाल है। नहीं, मैं समझ चुका हूँ आपकी क्या, आप करें तो अच्छा है, दूसरे करो तो खराब है। अरे मैं क्या कह रही हूँ, मीडिया, अरे अखबार पढ़ लिया करिए कभी, अखबार पढ़ लिया करिए कभी, टीवी देख लिया करिए कभी। ये वही केजरीवाल हैं जो जा करके शीला दीक्षित को गालियां देते थे, भर भर करके कहते थे करप्ट है, इससे ज्यादा करप्ट तो और कोई हो नहीं सकती। ममता बनर्जी टांग रही है बच्चों को, शर्म आनी चाहिए उनको। आपके भी नीतीश कुमार को आपने एनडीए में आपने जब शामिल किया, देखिए प्रिया शर्मा को शामिल किया था। प्रिया शर्मा, आपके गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शिवसेना को आप क्यों भूल जा रही हैं? कुशवाहा को क्यों आप भूल जा रही हैं? प्रिया शर्मा, मैं प्रिया आपके पास आऊंगा। प्रिया मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आपको टाइम दूंगा। मेरे साथ अक्षय मराठे जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। अक्षय मराठे, आपका भी बहुत वेलकम, बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। आज आपकी रैली हुई है, अपोजिशन को एक छत के तले आप लोगों ने जमा कर दिया। कितने कॉन्फिडेंट हैं यूनिटी को लेकर? क्या वाकई में जो पार्टियां जमा हुई थी सब मोदी और अमित शाह की जोड़ी के खिलाफ एक रहेंगी 2019 चुनाव तक? नीतीश कुमार को इन्होंने गाली बका था। नीतीश कुमार सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आज की जो रैली थी वो मोदी और अमित शाह के खिलाफ तो थी, लेकिन वो देश के पक्ष में थी, वो देश के संविधान के पक्ष में थी, वो देश हित में थी। देश के लोग जो है वो त्रस्त हो चुके हैं मोदी और अमित शाह के लोकतंत्र विरोधी नीतियों की वजह से। और दिल्ली में ये रैली हुई, इसके दो महत्व और है। दिल्ली वो राज्य है जिसमें 2015 में पहली बार इनका रथ रोका गया था अरविंद केजरीवाल जी ने, जिसमें 70 में से 67 सीटें लाई थी। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण बनाती है आज की रैली को, वो ये है कि दिल्ली वो राज्य है जहां पर मोदी और अमित शाह ने सबसे पहली बार किसी भी राज्य के अंदर घुसकर उसकी चुनी हुई सरकार को अगर तोड़ने की, मरोड़ने की, रोकने की कोशिश की तो वो दिल्ली में की थी। अरविंद केजरीवाल जी पे रेड डाली गई 2015 में, उसके बाद अलग अलग मंत्रियों पे रेड डाली गई, 33 एमएलए को जेल भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस जो स्टेट की पुलिस है, शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी स्टेट के पुलिस ने अपने स्टेट के 33 एमएलए को बेबुनियाद केसेस पे बिल्कुल, लेकिन अक्षय लेकिन अब सिनेरियो बहुत बदल गया। अक्षय मराठे बना था अक्षय, अब सिनेरियो बहुत बदल गया है। देखिए अब आपको अपनी रैली में कांग्रेस को भी इनवाइट करना पड़ा है। नायडू जी अब तस्वीर बहुत बदल गई। अक्षय, शरद पवार जी के खिलाफ चलाया गया। अक्षय, मेरा सवाल यही कि अब तस्वीर बहुत बदल गई। मेरा कहने का मतलब बस इतना था। जी मेरे कहने का मतलब इतना था कि जो दिल्ली का मॉडल इन्होंने बनाया था कि कैसे विपक्ष पार्टियों को हैरेस करे और सारे संस्थाओं को विनाश कर दे, वो मॉडल इन्होंने बंगाल में ले गए, इसके बाद तमिलनाडु में ले गए, इलेक्शन कमीशन को बर्बाद कर दिया, सीएजी को बर्बाद कर दिया, सीबीआई को बर्बाद कर दिया। इसके खिलाफ आज ये दल इकट्ठा हुए थे। ये कोई महागठबंधन नहीं है, ये कोई महागठबंधन नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं हुआ है। ये एक मोर्चा था, ये सत्याग्रह था, ये एक आंदोलन था। अक्षय मराठे आज आपके स्टेज से जो बातें ममता बनर्जी ने कही, इसका मतलब आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। आघात किया था ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेट्स को थप्पड़ मारा गया था। ये आपके स्पोक्स पर्सन इसका जवाब देंगे? ब्यूरोक्रेट्स मैं प्रिया, मैं आपके पास आता हूं। प्रिया शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन अक्षय मराठे, मेरा सवाल यही है कि जो बात आप कह रहे हैं कि ये एक यूनिटी के लिए ये गठबंधन का ये की रैली नहीं थी, ममता बनर्जी ने जो बातें आज आपके स्टेज से कही वो क्या है? फिर उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर मोदी और अमित शाह के रथ को रोकेंगे, और आप कह रहे हैं कि हम अकेले खड़े हुए हैं। बिल्कुल रोकेंगे। और देखिए एक तरफ हमारे देश के इतिहास में अलग अलग समय पे थर्ड फ्रंट जैसी चीजें बनी हैं, अलग अलग समय पे नेशनल फ्रंट बने हैं। इस बार
किसी भी पक्ष ने कोई भी फ्रंट नहीं बनाया, किसी भी पक्ष ने कोई भी कोएलिशन नहीं बनाया है। हमने सिर्फ एक चीज तय की है कि जिस राज्य में जो पार्टी बीजेपी को हरा सकती है उस पार्टी को मौका दिया जाए हराने का। और इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोई नेशनल अलायंस है, इसका मतलब यह है कि उस राज्य के लोगों के हित में जो करना पड़े, जिस पार्टी को करना पड़े, अपने पार्टी को नीचे और देश को ऊपर रख के हर पार्टी करेगी, यह निर्णय लिया गया आज। इसका यह मतलब नहीं है कि यह पूरा अलायंस बन चुका है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि मोदी और अमित शाह को हराना है और इसके लिए जो करना पड़े वो सारी पार्टियां अपनी अपने स्टेट में करेंगी। ठीक है, राजकुमार भाटी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं, थोड़ा लेट आप हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार भाटी जी, आम आदमी पार्टी ने जो चीजें कही हैं कि हमारा मकसद यह है कि जो जिस जगह पर मजबूत हो, जिस स्टेट में, वहां पर वो बीजेपी का एक तरह से बीजेपी का सामना करे। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस को आप कहां पर पाते हैं? क्योंकि यूपी में तो आपने हटा दिया कांग्रेस को, लेकिन दूसरे स्टेट में क्या ये कर पाना आसान होगा? देखिए, ये बड़ी ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है और कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है। और कई प्रदेश ऐसे हैं जिनमें सीधे कांग्रेस का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। लेकिन मैं अक्षय जी की बात से सहमत हूं कि जहां जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है भारतीय जनता पार्टी को हराने की। जैसे उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी का गठबंधन है, वो अपने आप में सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को रोकने में। भारतीय जनता पार्टी को हम उत्तर प्रदेश में 0 पे ला देंगे। और इसलिए रोकना जरूरी है, ये खाली राजनीति या सत्ता या उसके लिए नहीं, इसलिए जरूरी है कि जिस तरह की एक घटिया राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, जो पॉलिटिक्स का गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल ये है कि अधिकारियों का दुरुपयोग करो, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करो, प्रशासन का दुरुपयोग करो, जो अपने विरोधी हैं, जो विरोधी राजनीतिक पार्टियां, उनको झूठे सच्चे केसों में फंसाओ, उनके ऊपर छापे डलवाओ, उन्हें बदनाम करो, उनका चरित्र हनन करो। ये राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं। अभी अक्षय जी बोल रहे थे, मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी के विधायक, सांसद और मंत्रियों और मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली में 111 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दर्ज कराए और उनमें से 64 मुकदमे कोर्ट में जाके खत्म हो चुके हैं, जिनका कोई सबूत नहीं था। इस तरह की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी करती है। कल ही आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या नाटक हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को प्रयागराज नहीं जाने दिया गया। अगर पहली बात तो यूनिवर्सिटी में जाने में कोई रुकावट नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में आप नहीं भी जाने देना चाह रहे थे, ठीक है, तो लेकिन राजकुमार भाटी जी, यही वेस्ट बंगाल में भी होता है। ममता बनर्जी योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देती हैं, वहां पर रथ यात्रा नहीं निकालने देती हैं। इसे कैसे आप देखेंगे? बंगाल में जो ममता जी ने, वेस्ट बंगाल में जो ममता जी ने फैसला लिया, उसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट तक कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट उसको जायज ठहरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनको इस तरह इजाजत नहीं दी जा सकती, ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं, शांति भंग होने का खतरा है। और हम तो इस पक्ष में रहते हैं कि अपनी राजनीतिक बातें कहने का सबको मौका मिलना चाहिए। राजनीति वो सीबीआई को एंटर नहीं करने दे रही है। सीबीआई के अधिकारी को कैसे सीबीआई का आप जितना दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई को एंटर करने नहीं देती। सीबीआई को आपने जिस तरह एक हवलदार बना दिया है, मोदी का हवलदार बना के रख दिया सीबीआई को। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, मेरे साथ सैफ खान लीडर है कांग्रेस को भी जुड़ गए हैं। सैफ खान जी, आपका भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैं प्रिया मैं आता हूँ, सैफ खान को जोड़ लेता हूँ डिबेट में। प्रिया शर्मा मैं आ रहा हूं। खालिद इबादुल्ला, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं। प्रिया शर्मा सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। मेरे साथ सैफ खान भी जुड़ गए। सैफ साहब, अब इस यूनिटी को, इस गठबंधन को या इस इत्तेहाद को कैसे समझा जाए, जो जिसके बारे में ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो जहां पर मजबूत हो वहां पर बीजेपी का मुकाबला करे? क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल घड़ी नहीं होगी, मुश्किल टास्क नहीं होगा जो फॉर्मूला ममता बनर्जी बता रही हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आपके साथ जो है मौका मिला। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम एक राष्ट्रीय दल हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने में हम यकीन रखते हैं और ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन हमने जो है शुरुआत एग्जाम्पल जो है सेट किया गुजरात से जी। जब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनको उनकी विधानसभा हराई, इनके राष्ट्रीय अमित शाह जी को, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को उनकी विधानसभा हराई,
पूरे 85% बाय इलेक्शन इनको हराए, कर्नाटका इनको हराया, और अब इन तीनों राज्यों में इनको जो है हार जो है वो मिली है इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडिपेंडेंट लड़ी है साहब। ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि हम जो है, अगर आप तो वैसे ही इंडिपेंडेंट आप यूपी में भी लड़ेंगे, लोकसभा में भी वैसे ही लड़ेंगे आप? आपकी आवाज मैं चाहूंगा वापस पूछें। मैं ये कह रहा हूं कि यही स्ट्रेटेजी आपकी लोकसभा चुनाव में भी रहेगी, इंडिपेंडेंट लड़ने की। हमने साफ साफ सा ऐलान भी किया है। उत्तर प्रदेश की भी अगर आप बात करते हैं तो हम पूरे 80 सीटों के ऊपर जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इंडिपेंडेंट चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं। हमने इन तीनों राज्यों में है इंडिपेंडेंट की सरकार बना के दिखाई भी है, जिसमें हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को, उनकी जुमलेबाज सरकार को जो है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन सैफ खान साहब की जो हालत इसने सैफ खान, ममता बनर्जी ने आज आम आदमी पार्टी के स्टेज से क्या कहा? उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में अगर नायडू मजबूत हैं तो नायडू को वहां पर मौका दिया जाए, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी मजबूत है तो उसे वहां पर मौका दिया जाए, वेस्ट बंगाल में टीएमसी मजबूत है तो टीएमसी को मौका दिया जाए, और यूपी में अगर एसपी बीएसपी मजबूत है तो इन्हें मौका दिया जाए। तो कांग्रेस के लिए क्या मुश्किल नहीं होगा इस तरह से राज्य छोड़ना? देखिए, कांग्रेस के लिए कोई, आप मुश्किल की बात करते हैं साहब, तो हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम जो है हर जगह पर, और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूं कि जब हम गठबंधन में उत्तर प्रदेश में असेंबली में थे तो हमें नुकसान हुआ था। ये भी सच्चाई है, जो हमें जो है गठबंधन में उत्तर प्रदेश के असेंबली में हमें नुकसान हुआ था। हम इंडिपेंडेंट, मैंने तभी कहा है कि हम एक राष्ट्रीय दल है और इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस पे यकीन रखते हैं। आज हमारा वोट शेयर जो है वो लगातार हर राज्य में जो है वो बढ़ता जा रहा है। खान जी, ये तो बहुत दिलचस्प है कि आप महागठबंधन का हिस्सा भी और हर जगह लड़ेंगे भी सबके अगेंस्ट। वेस्ट बंगाल में टीएमसी के अगेंस्ट लड़ेंगे, यूपी में एसपी बीएसपी के अगेंस्ट लड़ेंगे, आंध्रा में नायडू के अगेंस्ट लड़ेंगे। ये तो किस तरह का इसे गठबंधन समझा जाए? नहीं, देखिए, आप गठबंधन की बात करते हैं तो एक पिक्चर जो है कर्नाटका में हमने जो है आपको दिखाई भी है, वहां तो आपकी मजबूरी साफ दिखाई। गठबंधन की पिक्चर सुनिए, मैं आपको आप पूरा आपने पूछा जवाब तो मैं आपको पूरा जवाब देना चाहता हूं। कर्नाटका में हमने ये जो है महागठबंधन का एक पिक्चर दिखाई, फिर हमने वेस्ट बंगाल में भी देखी, अब हमने दिल्ली में भी देखी, जो है हम लगातार देख रहे हैं। हम सब पार्टियों का जो है लक्ष्य एक ही है, इस जुमलेबाज भारतीय जुमलेबाज पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, इसको केंद्र से हटाना। क्योंकि हालात देश के जो है आज वो भूखमरी के लिहाज से भी आज सवेरे 103 नंबर पे हम खड़े, कहां पहले हम 55वें नंबर पे थे। आप टेररिज्म की बात करते हैं, आज हम पहले चौथे नंबर पे थे, आज हम तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। आप विमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आज हम फोर्थ ऐसा देश है जहां इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी है। ठीक है, मैं डॉक्टर नदीम के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर नदीम साहब जो है वो खराब हुई है। ये जो गठबंधन, जिस महागठबंधन की बात हो रही है, जिस अजीम इत्तेहाद की बात हो रही है, ये बिल्कुल समझ से परे है। ममता बनर्जी कुछ कहती हैं कि भाई जो जहां मजबूत होगा वहां पर बीजेपी का सामना करेगा, एनडीए का सामना करेगा स्टेट लेवल पर, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो तो हर जगह से लड़ेगी। ये किस तरह का गठबंधन है, समझ से परे है। नदीम साहब, कैसे समझते हैं इसे आप? ये कुछ अजीब सी तस्वीरें और अजीब सी बातें हमारे सामने आती हैं, और बहुत तेजी से जो है वो सियासत का मंजरनामा बदल रहा है। मैं देख रहा हूं कि ये वाला 2019 का जो इलेक्शन है ये कुछ अजीब तरीके का हो रहा है, दिन ब दिन इसमें ट्विस्ट आ रहा है। आज वो लोग जो कि एक दूसरे के खिलाफ बंगाल में लड़ते हैं, वो एक स्टेज पर लाने की कोशिश की गई उन लोगों को, लेकिन क्या हुआ कि ममता जब आती हैं तो वो लोग चले जाते हैं, कम्युनिस्ट लोग वहां से। दूसरी बात, अभी हमारे ये तृणमूल वाले भाई साहब कह रहे थे कि 42 सीट्स पर हम लोग लड़ेंगे, तो कांग्रेस के लिए तो ये वाकई दुश्वारकुन बात है कि वो इत्तेहाद का हिस्सा भी बने और अपने इत्तेहादियों के साथ जो इलेक्शन भी लड़े। कि ममता बनर्जी का कहना है कि 14 स्टेट में कांग्रेस अकेले लड़ सकती है जो ताकतवर है, और वो 14 स्टेट में अगर अकेले लड़ेगी तो उसमें 14 स्टेट में कोई भी सीट यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया की पार्टी वाले नहीं देंगे। जो 7%, 10%, 8% वोट कटती थी वो नहीं कटेगी, तो फायदा तो कांग्रेस को होगा 14-15 स्टेट। तो क्या कांग्रेस जो है वो यूनाइटेड इंडिया का ये कहना है कि जहाँ पे, लेकिन खालिद इबादुल्लाह कांग्रेस तो इस फॉर्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं है। बात ही बुरी नहीं हुई, आप कांग्रेस तो इस फॉर्मूले पे चलने के लिए तैयार नहीं है।
फॉर्मूला तो आपका अच्छा है, में रख रहे हैं उन्हें अपना फॉर्मूला भी दे रहे हैं या तैयार होगी उसको सोचना कि अगर वो जहां पे मजबूत है वो तो अकेला लड़ने के लिए सारे यूनाइटेड इंडिया के लीडर कह रहे हैं कि तुम अकेला लड़ो उस 14-15 स्टेट में जहां पे तुम्हारे लिए हम लोग भी उसमें आपको अपने वोटरों को आपके वोट में आपके तब्दील करेंगे, कांग्रेस को वोट। खालिद इबादुल्लाह, यूपी की मिसाल आपके सामने है। खालिद साहब, यूपी की मिसाल आपके सामने है जहां पर कांग्रेस कमजोर हो रही थी तो उसने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया, प्रियंका गांधी को उतार के लेके आ गई। यहां पर तो सीधा सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी और बीएसपी का हो जाएगा प्रियंका के आने के बाद। मैं समझ रहा हूं किस फार्मूले की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस उस फार्मूले पर चलेगी? वोट नहीं करके कांग्रेस को वोट करेंगे, बीजेपी का वोट कटेगा, वो समाजवादी और बीएसपी को फायदा होगा, मैं समझता हूं। जी नहीं, ये ऐसा वैसा अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी ये दिल्ली बहुत दूर है। मैं ये कह रहा हूं कि सर वो लोग जो कि एक तरफ इत्तेहाद में एक दूसरे को शामिल करने पर लगे हुए हैं और अपनी मर्जी भी थोप रहे हैं और दूसरे आदमी की बात भी मानने को तैयार नहीं है, तो ये कैसा इत्तेहाद है? क्या इसी तरीके से ये लोग जो है 2019 की नैया जो है उसे पार लगा पाएंगे? ये तो बड़ी अजीब सी बातें हैं। ये मीडिया के लिए भी सोचने वाली बात है और इंटरनेशनल जो सिनेरियो उसमें भी जो है इस तरीके से देखा जा रहा होगा कि क्या ये सब कर रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले पर अक्षय कुछ बोलना चाह रहे हैं, इस फॉर्मूले पर अक्षय मराठे कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी अक्षय। देखिए, अगर आप कोलकाता की रैली देखें और दिल्ली की रैली देखें तो जिन पार्टियों का इसमें शामिल होना हुआ, इनके शामिल होने का मतलब सिर्फ एक निकलता है कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ समझौता हो सकता है कोई बातचीत हो, क्योंकि अगर लक्ष्य सबका एक ही है तो फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ना किसी के भी हित में नहीं होगा, देश के हित में नहीं होगा। तो अगर हम सिर्फ दिल्ली की भी बात कर लें तो कांग्रेस लड़े ना लड़े अपना उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन दिल्ली के लोग ये जरूर समझते हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों लड़े तो भाजपा जीत सकती है और इसीलिए लोग उसी पार्टी को वोट देंगे जो ज्यादा मजबूत हो। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूत है, यूपी में एसपी बीएसपी ज्यादा मजबूत है, तो लेकिन अक्षय मराठे ये बात आप कांग्रेस को कैसे समझाएंगे? अक्षय मराठे ये बात आप कांग्रेस को कैसे समझाएंगे? ये मौका परस्ती है तो जनाब, ये तो मौका परस्ती हो रही है, आप इन्हीं के खिलाफ ही तो अगर कांग्रेस मोदी और अमित शाह को हराने के लिए सिंसियर है, अगर कांग्रेस की मंशा साफ है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस मान जाएगी। कांग्रेस देश के हित में अगर चाहे तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने कैंडिडेट ना उतारे। अगर वो मोदी शाह को हराना चाहती है कांग्रेस तो ये निर्णय वो ले सकते हैं और वो लेंगे। मुझे लगता है हो सकता है कि आगे के समय में वो हो जाए। मैं नहीं समझता आज की डेट में जो स्थिति है वही रहेगी अगले 2 महीने। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर जो टारगेट है अपोजिशन का, जो टारगेट है, अगर उस टारगेट को वाकई में पार करना है तो उस पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी होगी। इसी पर बात करेंगे। तो आम आदमी पार्टी के बैनर तले आज अपोजिशन ने एक बार फिर ताकत का मुजाहरा किया, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी को शिकस्त देने के लिए क्या यह इत्तेहाद काफी होगा? इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रिया शर्मा आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले यही चर्चा हो रही थी कि अपोजिशन ने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है जिसके तहत वो एनडीए को शिकस्त देंगे, बीजेपी को हराएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो फॉर्मूला है उस पर खुद कहीं ना कहीं महागठबंधन वाले खुद कंफ्यूज हैं? इसमें मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी इस शो के माध्यम से ये पता चल गया कि सटली और नॉट सो सटली ऑल्सो कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह है इस पूरे महागठबंधन में जो उनका रोल है। और फिर वो कैसे बता रहे थे, गिना रहे थे कि कहां कहां उन्होंने शिकस्त दी है बीजेपी को। तो वो एक तरीके से एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि वो अकेले लड़ना चाहते हैं और वो इन लोगों के साथ जो बाकी और पार्टीज हैं उनके साथ नहीं है। ये पार्टीज को भी अगर आप देख लेंगे तो ये रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन इनका कभी एक अपने स्टेट पे या एक से ज्यादा स्टेट में भी इनका इन्फ्लुएंस होता है। तो बात यह है कि ये रीजनल पार्टीज भी आपस में कभी एक साथ नहीं आई हैं। आपस में एक साथ गाली देना या कुछ है करके एक ही आइडियोलॉजी है जो इनको साथ लेकर के आती है। आप बंगाल का केस ले लीजिए, लेफ्ट और ममता जी के बीच में क्या फाइट चलती है ये सबको पता है। केजरीवाल जी और शीला दीक्षित जी के बीच में क्या हुआ है ये सबको पता है। आज ममता बनर्जी ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही। सुनिए ना, आप बड़े प्रेम से नहीं आप पहले बात सुनिए। प्रिया जी, अरे नहीं आप पहले बात, अबू जी
प्रिया जी मेरी एक बात सुनिए, पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो आज ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी के स्टेज से कहा कि लेफ्ट की उनकी लड़ाई वेस्ट बंगाल में हो सकती है, लेकिन सेंटर में हम मिलकर लड़ेंगे। ये तो ऐसे लोग हैं कि आइडियोलॉजी को ताक पर यूं रख देते हैं, इनके लिए आइडियोलॉजी कोई मैटर नहीं करती। इनका एक ही जब लक्ष्य है, ये दुनिया को क्या दिख नहीं रहा है, भारत की जनता अच्छे से जानती है, जब जिसका लक्ष्य ही एक हो जाए कि सिर्फ मोदी जी को हराना है, तो आप समझ सकते हैं इनको आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, इनको उन बातों से मतलब नहीं है जिन बातों का वायदा करके ये पावर में आए थे, जो बातें बोल करके लोगों ने इनको जिताया था, उसको आज उनको पूरी आइडियोलॉजी को उन्होंने पूरे आग में झोंक दिया है, क्योंकि उनकी एक ही मंशा हो गई है कि जो व्यक्ति जो सरासर दिख रहा है 2019 में जीतने वाले हैं, उसको कैसे हराया जाए। ठीक है प्रिया शर्मा मैं फिर आऊंगा। सैफ खान साहब, क्या जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले दूसरी जो महागठबंधन की पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, उसे लग यही रहा है कि अगर सेंटर की गवर्नमेंट को हराना है, मोदी और अमित शाह को शिकस्त देना है, बीजेपी को शिकस्त देना है, तो कांग्रेस को सीधे सीधे कुर्बानी देनी होगी। क्या तैयार है उसके लिए? इसमें सुनिए मैं आपको ये बताऊं, इसमें कुर्बानी की चीज नहीं। आप गठबंधन की बात करते हैं तो कहां पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए कितनी पॉलिटिकल पार्टियों से गठबंधन से बनी हुई थी, आज 35 पे रह गए हैं। आप समझिए, ओम प्रकाश राजभर 25 तारीख तक का अल्टीमेटम दे चुके हैं, कह रहे हैं अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। शिवसेना जो है इनको छोड़ चुकी है, पीडीपी इनको छोड़ चुकी है। अब ये आलोचना की बात करते हैं कि उनके साथ मिलकर, तो पीडीपी का बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आपने पीडीपी के साथ जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हुए, टेररिज्म को सपोर्ट करने के बावजूद जो है आप उनके साथ सरकार में आ जाते हैं, वहां की बात नहीं करेंगी। बहरहाल हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा मैडम आपको और देश को भी, हम आरएसएस के बंच ऑफ थॉट्स वाली आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते जो हमारे देश की झंडा नहीं मानती है, जो अपने ऑफिस दफ्तरों के ऊपर या ऑफिस पे अब हम भारत का झंडा जो है 55 साल तक नहीं लगता है, जो सिर्फ यकीन रखते हैं इस चीज के ऊपर जो है कि भारत के सिर्फ जो है सैफ खान, यहाँ सवाल इत्तेहाद का है, सवाल गठबंधन का है, 200 साल से ज्यादा सवाल गठबंधन का है। आप लोगों को भारत के झंडे को, सैफ खान भारत की अखंडता को आपके राहुल गांधी ने तार किया था जेएनयू आकर के, उस गैंग के साथ खड़े होकर के, जो भारत तेरे टुकड़े हो के नारे लगा रहे थे। आपके राहुल गांधी भारत की घबराहट नहीं है जी, आपको तो आईना दिखा रही हूँ। चलिए पूछ लीजिए, आपको आईना क्या दिखाएंगे आज देश का? क्या मैडम क्या जीडीपी है आज बताइए, देश की क्या नहीं है आज, देश में कितना? मैं तो आईना यूं दिखा रही हूँ कि आप ही के राहुल गांधी भारत के टुकड़े होंगे जिन्होंने नारे दिए थे जेएनयू से, उनके साथ आकर के खड़े होकर कहते हैं कुछ तो बताइए ना, हम तो तुम्हारे हवाओं में बात मत करिए मैडम मुझसे, जो आप किसी हवाओं में बात करने वाले आपके राहुल गांधी खड़े की नहीं। प्रिया सुन लीजिए, प्रिया शर्मा आप सुन लीजिए। सैफ खान मेरा सीधा सवाल ये था, सैफ खान मेरे सवाल पर आइए। सैफ खान, हम गठबंधन में सरकार चला के दिखा चुके भी हैं और ऐसी सरकार चलाई है कि यूपीए 1 और 2 में हम 10.8% जीडीपी ग्रोथ पे 3 महीने पहुंच चुके हैं, चाइना की भी पहुंची है, आज 10% की जीडीपी है चाइना की। सैफ खान, सैफ जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, कि जो फॉर्मूला आप लोग तय कर रहे हैं उसी पर आप लोग अलग अलग नजर आ रहे हैं। देखिए हमारा प्रिया जी सुन लीजिए, हम इंडिपेंडेंट राष्ट्रीय दल है, मैं शुरुआत से आपको कह चुका हूं। प्रिया शर्मा पहले सुन लीजिए, जीतते आ रहे हैं साहब, जीतने की मिसाल हमने अभी तीनों राज्यों में जो है वो दिखाई भी है और की भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिपेंडेंट कुछ गठबंधन ऐसे होते हैं जो पहले होते हैं, कुछ बाद में होते हैं। आपका महत्व खुद अधिकार है आपके पास, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कि आप किसके साथ गठबंधन में जाएं, किसके साथ नहीं जाएं। हम यकीन रखते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने में, और हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने में बढ़ता भी है और हम परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, बोलना चाहूंगा, मगर घबराहट इतनी है आपको। प्रिया शर्मा यूपीए 1 और यूपीए 2 आपको याद दिलाना चाहता हूं। प्रिया शर्मा आपको मेरी आवाज आ रही है? सरकार देश भाई प्रिया की ऑडियो थोड़ा डाउन कर दीजिए, प्रिया की ऑडियो डाउन कर दिए।
इबाद साहब, मैं अक्षय आपके पास आता हूं, उससे पहले इबाद साहब, खालिद इबादुल्ला आपके पास मैं आना चाहूंगा कि जो बात सैफ खान कह रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से जो बात कही जा रही है कि भाई उनका एक हक है लड़ने का, ममता बनर्जी जो बात कह के थक गई हैं एक तरह से कह के वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने वही बात कही, आज आम आदमी पार्टी के स्टेज से भी बात कही कि हम मिलकर लड़ेंगे, जो जहां पर मजबूत होगा वो लड़ेंगे। क्या उनकी बात के अगेंस्ट नहीं है कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि बंगाल का जो सिनेरियो है वो बंगाल के लोग ही जानेंगे और बंगाल से बाहर रहकर ये लोग तो नहीं बता सकेंगे। मैं बता रहा हूं कि बंगाल का सिनेरियो ऐसा है कि बंगाल में अगर सिनेरियो की बात वोट देखा जाए, नेशनल सिनेरियो की बात कीजिए, ममता बनर्जी ने क्या कहा है? पहले आप सुनिए फरेरा साहब, अगर 42 का 42 सीट अगर ममता बनर्जी की पार्टी जीतती है, तृणमूल कांग्रेस जीत कर जाती है, तो वो नेशनल सिनेरियो पे ये 42 सीट ऐड होगा। और फायदा किसको होगा? जो नेशनल एस्पेक्ट पे लड़ाई कर रहा है। और नुकसान किसको होगा? नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा। अगर बंगाल की स्थिति देखी जाए तो बंगाल में 42 का 42 सीट, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वहां के वोट परसेंटेज तृणमूल कांग्रेस के फेवर में बहुत ज्यादा है, 55% से भी ज्यादा है। तो आपको मैं ये सोचने की जरूरत है, अगर आपको चाहिए नहीं तो अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना है तो ये देखिए टीएमसी क्या चाहती है कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस ना लड़े। ममता बनर्जी ने तो यही फॉर्मूला बताया है। सबका अपना अपना हक होता है, अपना अपना सोच होता है। कांग्रेस लड़ेगी, सीपीएम लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, लेकिन मैं उस पर कहना चाहूंगा कि वोट का जो शेयर होगा, आपको देखना होगा कि वोट का शेयर कहां तक खड़ा हो सकता है। वोट का शेयर 60% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा, तो लड़ाई लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लड़े ना, क्या प्रॉब्लम है? पूरे भारतवर्ष में सब अलग अलग लड़ सकते हैं, तो बंगाल में लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लड़ाई जब भारत के सिनेरियो पे जाएगा, नेशनल सिनेरियो पे जाएगा, तो जब सीट यहां से ज्यादा मिलेगी, बीजेपी को यहां से नुकसान होगा, तो फायदा यूपीओ को होगा या फायदा फिर यूनाइटेड इंडिया को होगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस अगर आएगी तो नुकसान तो आप ही का होगा, नुकसान तो टीएमसी का होगा अगर कांग्रेस वहां पर लड़ती है। डॉक्टर नदीम, जल्दी से आपका रिएक्शन। मैं फिर अक्षय आपके पास बोला कि कांग्रेस वहां पे लड़ेगी तो वोट शेयरिंग तो बहुत कम है, वोट शेयरिंग से तृणमूल कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। जो है ये सब मौका परस्ती की अलामत है और इनकी अपनी अलग अलग डपली है सबकी और अपना अलग अलग राग है, उसी के तहत ये लोग अपने फॉर्मूले मौका परस्त तो बीजेपी वाले होते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं, आरएसएस के आइडियोलॉजी वाले फायदा लेना चाहते हैं लेकिन फायदा देना नहीं चाह रहे। ये फायदा देना नहीं चाह रहे हैं, ये कांग्रेस को अलग रखते हैं और उनके साथ में भी रखना चाहते हैं। ये सब क्या है सर? ये मतलब अपना ही अपना फायदा। 42 सीटें आप चाहते हैं आप ही लड़ लें, आपकी अपोज में आपके साथ बैठने वाली लेफ्ट पार्टी जो जब मौका आया तो नीतीश कुमार को अपने गोद में ले लिए, नीतीश कुमार को डीएनए का फर्क बताया, जब मौका मिला तो नीतीश कुमार को अक्षय आपके पास आऊंगा। अक्षय मराठे, जिस यूनिटी के लिए, जिस गठबंधन के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए केजरीवाल जिस पर मेहनत कर रहे हैं, क्या नहीं लग रहा है कि आज के इस डिबेट से या जो पूरा सिनेरियो है, नहीं लग रहा है कि उस पर अभी अपोजिशन एक तरह से सहमत नहीं हो पाया है, बात बनती नजर नहीं आ रही? अक्षय, ईमानदारी से बताइए। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा क्योंकि देखिए जिन दलों ने आज इस रैली में हिस्सा लिया है वो सब मानते हैं कि मोदी और अमित शाह को हराना है। अब कैसे हराना है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप जिसको कंफ्यूजन कह रहे हैं मैं उसको स्ट्रैटेजी कहूंगा, मैं उसको तैयारी कहूंगा। तो अब आज हम जिस स्थिति पे खड़े हैं, इसके बाद कई स्टेट्स में अलग अलग तैयारी में भी होंगी, अलग अलग रैलियां होंगी, होमवर्क में भी बहुत लेट है अक्षय मराठे। एनडीए के मुकाबले में, बीजेपी के मुकाबले में आप लोग फिर होमवर्क में भी बहुत लेट हैं। अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत लेट हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि देश की जनता ने ये तो तय कर लिया है कि मोदी और अमित शाह को निकालना है इस देश से। अगर आप दिल्ली के भी सर्वे देखें तो बीजेपी को 35% से ज्यादा वोट शेयर नहीं आ रहा। इसका ये साफ मतलब निकलता है कि 65% दिल्ली की जनता ऐसी है जो चाहती है कि मोदी और अमित शाह इस देश के सत्ता पे ना रहे। ऐसे हालात में नहीं तो आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी दिल्ली में। लोग ये सोचेंगे आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी वो है जो मोदी को हरा सकती है, कौन सी पार्टी वो है जो भाजपा को हरा सकती है। ठीक है,
ये हर राज्य में होगा। जिस राज्य में 65% जनता मोदी और अमित शाह के खिलाफ है, उस राज्य में वोटिंग के दिन हर वोटर ये सोचेगा कि अगर मैं कोई और सरकार देखना यानी ये आप पार्टियों पर नहीं छोड़ेंगे, ये वोटर्स पर छोड़ देंगे, भाजपा को हराएगी। ये आप अपनी एक तरह से सहमति नहीं बना पाएंगे, ये वोटरों पर छोड़ देंगे। राजकुमार भाटी जी, वोटर पे ही छोड़ना पड़ेगा। राजकुमार भाटी जी, हुरैरा साहब, मैं डॉक्टर नदीम आ रहा हूं। भाटी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, भाटी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। राजकुमार भाटी जी, अमित शाह और मोदी जी को हराने की बातें चल रही हैं और एक मजबूत अपोजिशन बनाने की बातें हो रही हैं। ठीक है, वो बातें अपनी जगह हैं कि कितना मजबूत अपोजिशन है या नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह जी ने आज पीएम मोदी को आशीर्वाद जरूर दे दिया 2019 के लिए। आखिर क्यों? देखिए, ये आज इस लोकसभा का आखिरी सत्र का आखिरी दिन था और ये एक नेताजी का बड़प्पन है। उन्होंने एक अपने आचरण के तहत, अपने बड़प्पन के तहत बड़ा दिल दिखाते हुए, और ये अक्सर होता है। पिछली बार भी जब लोकसभा समाप्त हो रही थी, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को भी यही आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा कि सारे सदस्य जीत के आए, दोबारा जीत के आए। मनमोहन सिंह को दिया तो वो समझ में आता है, लेकिन यहां पर जिसके खिलाफ अखिलेश यादव खड़े हैं शुरू से, उनको आशीर्वाद देना, कहीं सीबीआई का डर तो नहीं है? देखिए, थोड़ा सीबीआई का डर तो नहीं है मुलायम सिंह जी को? नहीं, कोई डर नहीं है। समाजवादी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं है, ना हमें सीबीआई का डर है, ना किसी का डर है। कल ही हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे सांसद तक का सिर फोड़ दिया गया, लाठियां चली हैं। हम झुकने वाले लोग थोड़ी हैं, हम इनके अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने तो एक औपचारिकता के तहत, जब दो खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, खेल खत्म होने के बाद हाथ मिलाते हैं, प्यार से गले मिलते हैं, एक उस इंसानियत के तहत, औपचारिकता के तहत। जी जी जी, ठीक है। डॉक्टर नदीम, मैं प्रिया आपके पास आना चाह रहा हूं। डॉक्टर नदीम, जो तस्वीर अब बन रही है अपोजिशन की, खासतौर से हम बात करें कि अपोजिशन की जो तस्वीर बन रही है, उसे अब कैसे देखा जाए? कितना एक लग रहा था कि एक स्टेज पर अपोजिशन पार्टियां आती हैं और लगता है कि बहुत मजबूत अपोजिशन है, लेकिन पर्दे के पीछे देखिए तो मजबूती नजर नहीं आती है, जो सच्चाई है। रोज नई बातें सामने आ रही हैं, रोज नए फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। अजीम इत्तेहाद की बात हो रही थी, वो इत्तेहाद जो अजीम कहां रह गया? यूपी में अगर आप चले जाएं, इतने दिन पहले वो इत्तेहाद बन गया, उसमें से अजीम का लफ्ज हट गया है। तो सर, ये तो रोज रोज बातें आ रही हैं, रोज रोज ये नए फॉर्मूले इजाद कर रहे हैं। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये लोग एक सही डगर पर नहीं चले और सिर जोड़कर इन्होंने अपना कोई जो है मुत्तहिदा फैसला नहीं किया, तो इनके लिए मैं आपको बता दूं, नामुमकिन रहेगा इस मौजूदा सरकार को दोबारा से हुकूमत बनाने से रोकना। क्योंकि अभी तक ये साफ फरमा रहे थे कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी करने का वक्त नहीं है जनाब, ये लड़ने का वक्त है। अगर आपको कुछ कर रहे हैं तो अभी करना पड़ेगा। उधर बहुत ज्यादा मजबूती है, आप हालत देखें अपनी, आप कहां पर खड़े हैं। और जो बड़ी पार्टी है वो 40 पर है, उसे कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो सर, यहां पर जो है अभी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है और बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली आपको सोच समझकर जो है कोई फैसला लेने की जरूरत है, तभी आप मुकाबला कर पाएंगे। वरना आप इस हकीकत को नहीं झुटला सकते कि आप मुकाबले में अभी भी नहीं है। सैफ खान, मेहनत की बहुत जरूरत है, लेकिन उससे पहले जो फॉर्मूला ममता बनर्जी बता रही हैं, क्या वाकई में उसे कांग्रेस को अपनाने की जरूरत है? अगर 2019 में कुछ अलग देखना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, हमने गठबंधन की सरकार जो है यूपीए 1 और यूपीए 2 चला के दिखाई भी है, जिसमें देश की जीडीपी 10.8% जो है 3 मरतबा छू चुकी थी। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको जो जी। और हमें एक्सपीरियंस रहा है, हम जानते भी हैं चलाना। अब रही बात जो है इलेक्शंस लड़ने की, क्योंकि सभी पार्टियों की जो है वो एनडीए को और बीजेपी को मेरे ख्याल से सैफ साहब अब तस्वीर बहुत बदल हमारे देश सिनेरियो बहुत बदल गया। सियासी पॉलिटिकल पिक्चर की अगर आप बात करें तो बहुत बदल गया है। अब उस वक्त की मिसाल आप मत दीजिए, सियासी तस्वीर बहुत बदली हुई है। आपको और देखिए, सियासी तस्वीर हम अभी जीते हैं तीनों राज्यों में, तस्वीर बिल्कुल बदलेगी जब झूठ बोला जाएगा। आप ये देखिए, मध्य प्रदेश का क्या हाल था, 123 नौकरियां क्रिएट एक पूरे साल में। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति जो है, क्या देश के हालात कर रखे हैं। आज 1/3 ग्रेजुएट्स घर पे बैठा हुआ है। नीति आयोग चिल्ला के कह रहा है 7 मिलियन बेरोजगार हैं, 11% पॉपुलेशन बेरोजगार है, 12 करोड़ यूथ बेरोजगार है, 550 नौकरियां दिन की खराब हो रही हैं। यानी आप समझें
कि देश के हालात जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जो सैफ खान, अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ने की बातें कर रहे हैं तो कांग्रेस बिल्कुल खुलकर क्यों नहीं कह देती कि भाई हम अकेले लड़ेंगे? हम खुल के कह रहे हैं, पूरे मुल्क में हम अकेले लड़ेंगे, कहते हैं हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमें राज्य में की जरूरत नहीं है, हमें समाजवादी पार्टी बीएसपी की जरूरत नहीं है, जैसा प्यार जनता ने हमें दिया है आरजेडी की जरूरत नहीं है, वैसे ही हम उम्मीद और प्यार के साथ जो है 2019 का लोकसभा का चुनाव पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे। नहीं तो कांग्रेस खुलकर इस बात पर क्यों नहीं आ रही है कि वो अकेले लड़ेगी? लीजिए और कितना खोल के बात आएंगे, बताइए साहब। आपको बता रहा हूं मैं, जनता से गुजारिश कर रहा हूं मैं कि 2019 में आप पूर्ण बहुमत दीजिए हमें, जो है हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्टी को खालिद इबादुल्ला, कांग्रेस को आपने सुन लिया कि उसकी स्ट्रेटेजी जो है एक तरह से क्लियर नहीं है। उसका फॉर्मूला यहां पर तो क्लियर है कि वो हर जगह लड़ेगी, लेकिन महागठबंधन को कैसे मजबूत बनाया जाएगा उसका फॉर्मूला उस पर एक तरह से कांग्रेस का एक तरह से क्लियर नहीं है। खालिद इबादुल्ला, जिसके लिए ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सोचने की जरूरत है आपको भी कि कांग्रेस का मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजी क्लियर है कि कर्नाटका में जिस तरह से सरकार बनाने के लिए उन्होंने ऑफर कर दिया अपने 80 सीट के बावजूद भी, तो यहाँ पता चलता है। दूसरी बात है कि वो अपनी पार्टी है, उनकी पार्टी वो बिल्कुल, यानी ममता बनर्जी और टीएमसी भी एक चांस देख रही हैं। सेंटर में ममता बनर्जी एक चांस देख रही हैं, आप लोग एक चांस देख रहे हैं। देखिए, मैं तो समझता हूं कि सबसे अच्छा अगर इत्तेहाद और सब मिलाकर अगर कोई रखने जानता है लीडरों को, और यूनाइटेड इंडिया का सबसे अगर कोई अहम रुकन मैं देखता हूं तो ममता बनर्जी है। अगर इसको आप दूसरी नजर से देखें तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूं। बीजेपी को हटाने के लिए ममता बनर्जी ने आज कह दिया कि हमें कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। तो कुर्बानियां का मतलब है कि आपको पहले बीजेपी को हटाना है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो जोट है उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए आपको स्टेट वाइज मजबूत होना होगा। स्टेट जहां पे कांग्रेस कहां तैयार है? अरे खालिद साहब उसी पर वहां पे खालिद इबादुल्ला साहब उसी पर तो बात हो रही है कि कांग्रेस कह रही कि हम ज्यादा काबिल हैं। कांग्रेस उस फॉर्मूले पर एक तरह से तैयार नहीं है। फिर आप कह रहा हो कि मैं बंगाल की स्थिति बता रहा हूं कि बंगाल में कांग्रेस अगर लड़ती भी है तो तृणमूल कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो लड़ती है तो लड़े, कोई दिक्कत नहीं होगा। सीपीएम भी लड़ती है तो लड़े, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहां पे जहां पे देखिए, मैं नेशनल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। अक्षय पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी लड़ाई करेगी। प्रिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अक्षय मराठे से मैं 20 सेकंड में रिएक्शन ले लेता हूं। अक्षय मराठी, कांग्रेस जो कह रही है कि मैं तो हर स्टेज में लड़ूंगी, कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि हर स्टेज में कांग्रेस लड़ेगी, चाहे वहां मजबूत हो या ना हो। क्या अपोजिशन का नुकसान नहीं होगा सीधे सीधे? पिछले दिल्ली के पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस 3 नंबर की पार्टी रही है, सबसे छोटी पार्टी बनके रह गई है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस दिल्ली में लड़ना चाहे तो वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन इसमें हमारा नुकसान नहीं है, इसमें देश का नुकसान है। अगर आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं चुन के आता तो आम आदमी पार्टी तो अपनी सरकार चला रही है, लेकिन दिल्ली और देश का नुकसान जरूर होगा, क्योंकि इससे भाजपा को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। अगर आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन देखें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद नहीं चुने जाएंगे तो दिल्ली के जनता का नुकसान होगा ये, क्योंकि फिर केंद्र में भाजपा आएगी और भाजपा दोबारा कोई ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा देगी जो काम रोकेगा, जो हमारे एमएलए को तंग करेगा, लोगों के काम रोकेगा। तो ऐसे में कांग्रेस, मुझे लगता है कि मेरी उम्मीद ये है कि कांग्रेस सोचेगी इस बारे में और देश के लोगों के प्रेशर के अंदर कांग्रेस को निर्णय लेना होगा कि देश ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि अपनी पार्टियां। ठीक है प्रिया शर्मा, आप सोच रहे होंगे कि बहुत देर से मैं आपको वेट करा रहा हूं, लेकिन क्योंकि अपोजिशन का मामला ही इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि मेरे ख्याल से उसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ममता बनर्जी ने आज एक बात कही, उन्होंने कहा है कि मोदी दोबारा सत्ता में ना आए, इसके लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। मैं इसीलिए बोल रही थी क्योंकि बात भारत की आ रही थी और भारत के लोकतंत्र को बचाने की आ रही थी। लोकतंत्र बचेगा कैसे? जब किसी पार्टी के पास एक अच्छा विजन प्लान होगा कि देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहां तो ये पार्टी एक ही बात पर अड़ी हुई है
कि स्ट्रैटेजी क्या होगी इलेक्शन आप लोग ऐसी बात भी करते हैं। अरे आप सुनिए ना, मैंने बड़े प्रेम से आपको सुना है। भारत की जनता देख चुकी है विकास की बात। आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। देखिए इनको तो ये भी नहीं, इनको तो ये भी मंजूर नहीं है। इन टर्म्स आपका बहुत देर से वेट कर रहे हैं प्रिया, बहुत देर से वेट कर रही है। आप लोगों को मुझे नहीं पता। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। अबू जी मुझे एक्सक्लूसिव टाइम चाहिए, मुझे 10 सेकंड का एक्सक्लूसिव चाहिए। ठीक है प्रिया आप बोल लीजिए, जल्दी से बोल लीजिए, बात पूरी कर लीजिए जी। अरे यही आप झुंझुना पीटते रहते हैं, इसका जवाब जनता जानती है। मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जितनी पार्टियां हैं ये आपस में अभी इसी बात पर लड़ाई कर रही हैं कि अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको तो समय मिला था, आप इतना बोलने के आदी हो गए हैं, आप आपस में स्ट्रैटेजाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, आपसे कमेंट लूंगा मैं। ये आपस में स्ट्रैटेजी जी प्रिया बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। ये आपस में स्ट्रैटेजी ही नहीं डिसाइड कर रहे हैं और ये अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको इलेक्शन कैसे जीतना है, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि पावर किसी तरीके से कैसे हथिया लिया जाए। आज तक तो किसी मंच से मैंने ये नहीं सुना कि इन्होंने बोला हो कि देश के लिए विजन प्लान हमारा ये है। जनता जो है ये बेहुदा नाच देख रही है और ये बड़े मजे लेकर के देख रही है जनता। 2019 का मई महीना जब आएगा तो जनता जो है वो इनको अपने आप सबक दिखा देगी। नहीं, लेकिन आज तो रैली इसी बात पर थी प्रिया जी कि तानाशाही हटाओ, जमहूरियत को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाने की बात अपोजिशन कर रही है प्रिया जी। बीजेपी की लोग इस तरह सी बातें करते हैं कि बेहुदा चिथड़ा, अपनी जबान को थोड़ी सी ठीक करें। आप एक नेशनल टीवी में बैठी हुई हैं, डॉक्टर नदीम एक आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे। डॉक्टर तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है 2019 चुनाव को लेकर, तैयारी की बात तो आप छोड़ दीजिए, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। 18 साल के छोटे बच्चे। डॉक्टर नदीम आखिरी कमेंट आपसे। प्रिया जी बात आपकी हो गई, उनके कार्यकर्ता प्रिया जी आपकी बात हो गई। डॉक्टर नदीम जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए। मैं फिर बहुत ज्यादा है क्योंकि ये सभी के सभी लोग जो है वो सत्ता को चाहते हैं और सत्ता की प्राप्ति चाह रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन है। यहां पर ये फायदा लेने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी जो है कांग्रेस, उसे भी एक दरकिनार करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो सबकी अलग अलग जो है सर वो जरूरत है और उसी जरूरत के मुताबिक अपने अपने फॉर्मूले वो इजाद कर रहे हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस जो है एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए या फिर लीड करें उन्हें। ये सब लोग चाह रहे हैं कि हम खुद लीड करें, हम अपने फॉर्मूले खुद बनाएं और हम जाहिर सी बात है कि सबके अपने अपने मफाद हैं, लेकिन जो ख्वाब अपोजिशन देख रहा है उसके लिए उसे एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और एक बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए प्रिया शर्मा जी, अक्षय मराठे, राजकुमार भाटी जी, डॉक्टर नदीम अहमद साहब, सैफ खान साहब और खालिद इबादुल्लाह साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।